हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा डे 3 रहने वाला है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। और अभी जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अभी रिसेंटली जो यूपीएससी ने मेंस का पेपर लिया है 2025, उसका अभी हम जीएस 1 डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर जीएस 1 के अंदर में जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको जीएस 1 की अगर हम बात करें या सिर्फ जीएस 1 की बात करते हैं, जो यूपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछती है वो आर्ट एंड कल्चर, इंडियन जो हिस्ट्री जिसमें आपका एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों शामिल रहता है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप डायरेक्ट लाइव देख सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दो सब्जेक्ट से रिलेट करता है। पहला एशियंट हिस्ट्री से, दूसरा हमारा आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर से कैसे, यहाँ पे हड़प्पा का जो आर्किटेक्चर है उसके साइलेंट फीचर्स के बारे में आपको डिस्कस करना था और एक्सप्लेन करना था, यही क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। अब अगर हम बात करें ये इंडियन हिस्ट्री से कैसे ये रिलेट करता है, क्योंकि ये जो टॉपिक निकल के आया था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है, तो इस वजह से इसको आप दो सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, मिडिवल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि अकबर के टाइम पे जो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी थी वो किस तरीके से थी, ये आपको एक्सप्लेन करना था। उसके मेन जो एस्पेक्ट्स थे उसको एक्सप्लेन करके लिखना था। ये सारे क्वेश्चन हमने फर्स्ट डे की वीडियो में ही डिस्कस करा था। सेकेंड डे की वीडियो में हमने तीसरा और चौथा क्वेश्चन डिस्कस करा था। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारे किससे रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें ये पूछा गया था कि जो स्कल्पचर्स है, यानी कि अगर हम मूर्तिकारों की बात करें तो मूर्तिकारों ने चंडेल कला को किस तरीके से एक जीवन की व्यापकता, लचकदार ओर से भर दिया था, इसको एक्सप्लेन करके लिखना था। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो ये आपका निकल के आता है किससे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी से कैसे निकल के आता है, प्लस ये आपका कौन सा टॉपिक है, क्लाइमेट का टॉपिक है। इसमें आपको ये एक्सप्लेन करके लिखना था कि आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, एक सी लेवल राइजिंग देखने को मिल रहा है, तो वो किस तरीके से जो आइलैंड नेशन है उसकी एग्जिस्टेंस पे वो क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। वो आपको एक्सप्लेन करके लिखना था। कितने वर्ड में, 150 वर्ड्स में, मीन्स 10 नंबर का ये सवाल था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो यूपीएससी मेंस जीएस का जो पेपर होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। आज हमारा जो डे 3 रहने वाला है, डे 3 में हम कौन कौन से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा किससे जुड़ा हुआ है, ये भी हमारा जुड़ा हुआ है ज्योग्राफी से। अब बताता हूँ ज्योग्राफी से कैसे। अगर हम बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें जब आप एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें उसी में आता है आपका नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कि जो नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी होती है। तो वो पहला इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है और ये किस तरीके से इंडिया के फिस्फोग्राफिक फीचर से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। इसको आपको क्या करना था, सुटेबल एग्जाम्पल देकर के एक्सप्लेन करना था 150 वर्ड्स में, यानी कि ये भी आपका क्या था, 10 नंबर का क्वेश्चन था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये भी आपका किससे जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना था, आपको ये बताना था कि इकोलॉजिकल और जो इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं सोलर एनर्जी जनरेशन के हमारी कंट्री के अंदर में, वो क्या देखने को मिलेगा, उसको एक्सप्लेन करके लिखना था विथ एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और अभी के टाइम पे क्या है, जो सोलर एनर्जी हमारी गवर्नमेंट उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस दे रही है। क्यों? क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री अभी क्या कर रही है, जो कार्बन एमिशन से उसको कंट्रोल करने पे फोकस कर रही है। इस बेसिस पे आपसे ये दो सवाल पूछा गया था और आज हम यही दो कुछ सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है और क्या क्या इसमें पॉइंट्स हो सकते हैं। तो देखिए आज का सवाल
स्टार्ट करने से पहले ना जो प्रीवियस हमने फर्स्ट एंड सेकेंड डे में जो क्वेश्चन डिस्कस करा था उसको मैं रिकॉल करवा देता हूँ, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा, ताकि उनका भी फटाफट क्या हो सके, रिकॉल हो सके और पता चल सके कि किस आंसर में हमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखने थे। जैसे ये हड़प्पा सिविलाइज यानी कि हड़प्पन आर्किटेक्चर के साइलेंट फीचर पे डिस्कस करना था, तो इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स लिख सकते थे। जैसे हम जो अर्बन प्लानिंग है उसको एक्सप्लेन कर सकते थे, बिल्डिंग मटेरियल्स जो यूज़ किया जाता था उस टाइम पे बिल्डिंग बनाने के लिए उसको यूज़ कर सकते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो तरीकों का ईंटों का यूज़ किया जाता था, एक होता था बेक यानी कि उसको पका करके पक्की ईंट बनाई जाती थी, और दूसरा होता था सिर्फ ड्राई ईंट यानी कि उसको सूरज में सुखा करके कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और उसका जो रेशियो होता था 1:2:4 होता था। इस तरीके से आप इसको क्या है बिल्डिंग मटेरियल में एक्सप्लेन कर सकते थे। कुछ जगहों पे मोटर और जो गेज में प्लास्टर है उसका यूज किया जाता था कंस्ट्रक्शन में, आप ये एक्सप्लेन कर सकते थे बिल्डिंग मटेरियल में। ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, बहुत ही वेल डेवलप तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था, इसको एक्सप्लेन करके हम आंसर लिख सकते थे। उसके बाद था पब्लिक आर्किटेक्चर एंड रेसिडेंटल आर्किटेक्चर, तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके हम क्या कर सकते थे, पहला आंसर हम अपना कंप्लीट कर सकते थे। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा पॉइंट, और भी कुछ पॉइंट्स थे जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एंड सिंबल ऑफ स्टेट कंट्रोल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन में जैसे हम सुल आई कुल के बारे में हम बता सकते थे, जिसमें कि सभी रिलीजन के साथ पीसफुल की बात रखी गई थी, यानी कि पीस फॉर ऑल। दूसरे पॉइंट्स में हम किसको एक्सप्लेन कर सकते थे, इबादत खाना यानी कि जो अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी 1575 में बनवाया गया था। फिर मैरिज अलायंस, जिसमें वो राजपूत प्रिंसेस के साथ उनमें क्या था, शादी किया जाता था, जिससे कि जो अलग अलग जो रिलीजन होते थे, रिलीजन्स के इंटीग्रेशंस को प्रमोशन मिला था, प्रमोट किया गया था। दिन इलाही की बात करते हैं, अकबर के द्वारा 1582 में स्टार्ट करवाया गया किया गया था, जिसमें अलग अलग जो रिलीजन्स के स्कॉलर्स थे वो आकर के एक साथ क्या करते थे, डिबेट किया करते थे। उसके बाद आप कौन से पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, सोलरशिप एंड ट्रांसलेशन, यानी कि जो संस्कृत टेक्स्ट थे लाइक जैसे महाभारत की बात करते हैं उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था अकबर के टाइम पे। इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, यानी कि अलग अलग रिलीजन को क्या है, रिलीजन के बेसिस पे नहीं, उनकी काबिलियत के बेसिस पे उनको क्या किया गया था, उनकी पोस्टिंग की गई थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अकबर की बात करते हैं, सॉरी बीरबल की बात करते हैं, तो बीरबल को काफी ज्यादा क्या मिला था, एक हाई पोजीशन पे उनको अपॉइंट करके रखा गया था। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते थे। अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्सी, जिसमें इस पे बात की जाती थी, फैक्ट रीजन के बेसिस पे और एथिकल बेसिस पे क्या किया जाता था, डिसीजन लिया जाता था। तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आप क्या कर सकते थे, आंसर लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे इसमें आप सीधा सीधी खजुराहो टेम्पल के बेसिस पे आपको क्या करके लिखना था, एक्सप्लेन करके लिखना था। जैसे अगर हम खजुराहो की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड लेवल पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक यूनिक स्कल्पचर से देखने को मिलेगा, जिसमें आर्टिस्ट जो थे इन्होंने पूरी ह्यूमन लाइफ को क्या किया था, बहुत ही वेल तरीके से एक्सप्लेन करने की, बताने की कोशिश की गई थी। जिसमें अगर हम बात करते हैं ह्यूमन इन ग्रेसफुल पोस्चर्स में आपको देखने को मिलेगा म्यूजिशियंस, डांसर, वॉरियर्स, यानी कि लोगों का शिकार करते हुए, जंग लड़ते हुए, बहुत ही वेल तरीके से क्या किया गया था, इसको मूर्तिकारों के द्वारा मूर्तियों की आकृतियां दे करके बनाने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से वहां की जो कला थी वो क्या लगती थी, एक जीवित लगती थी। इन पॉइंट्स पे आप क्या कर सकते थे, इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, 4 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे किससे रिलेटेड पूछा गया था, क्लाइमेट से रिलेटेड पूछा गया था। तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करके लिख सकते थे कि आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज क्या बना हुआ है, एक ग्लोबली लेवल पे एक क्या बना हुआ है, एक चैलेंज बना हुआ है कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे जो ग्लोबल वार्मिंग वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी ग्लेशियर है और जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट होने की वजह से जो हमारा सी लेवल है वो धीरे धीरे जो हमारा सी लेवल है वो क्या होते जा रहा है, वो धीरे धीरे उसकी जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो बढ़ते जा रही है। तो जिसके वजह से बहुत से जो आइलैंड नेशन है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मालदीव और जो किरीबाती की बात करें, तो सी लेवल से इनका जो हाइट है वो कितना है, यानी कि अगर हम लैंड बैरली की बात करें
वो सिर्फ आपको 1 से 2 मीटर ही देखने को मिलेगा। तो जिसकी वजह से जिस हिसाब से जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, तो इनकी जो लैंड है वो अंडर वाटर होने की जो चांसेस, यानी कि पानी के अंदर डूबने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करते जैसे मार्शल आइलैंड की बात करें या फिजी की बात करें, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से जो आइलैंड है वो पानी में डूब चुके हैं, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड जो वो पानी में डूब चुके हैं। और जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेस है वहाँ पे खारा पानी बढ़ते जा रहा है, यानी कि सॉल्टी वाटर इंक्रीज होते जा रही, तो जिसके वजह से वहाँ के लोग अलग अलग जगहों पे क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, एक चैलेंज हमें देखने को मिलता है। और इस तरीके से जो आइलैंड नेशन है, आइलैंड नेशन पे उनकी एग्जिस्टेंस पे क्या पड़ते जा रहा है, एक ग्लोबल वार्मिंग का नेगेटिव इफेक्ट पड़ते जा रहा है। तो इन पॉइंट्स को आप क्या कर सकते थे, एक्सप्लेन करके लिख सकते थे। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या हो सकते हैं, इसके आंसर में हम क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया था कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होता है। अगर हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की बात करें तो ये वो एक्टिविटीज होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, बट ये एग्रीकल्चर से अलग होते हैं। ये मतलब आप इन शॉर्ट समझिए, ये डायरेक्टली किस पे होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होते हैं, लेकिन ये एग्रीकल्चर से रिलेट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, क्वायरिंग, एनिमल रेयरिंग, ये ऐसी एक्टिविटी होती है जो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड होती है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होती है, बट ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्टिविटीज है, यानी कि जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, वो डिपेंड करती है हैवीली ऑन इंडिया ट्राइस फिशोग्राफिक फीचर्स पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम फिशिंग की बात करते हैं तो हमारी कंट्री की जो 9 कोस्टल स्टेट हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, आपको गुजरात देखने को मिल जाएगा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ये जो कोस्टल स्टेट है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिल जाएगा, फिशिंग एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारी कोस्टल लाइन स्टेट है। उसके बाद जैसे कि अगर हम बात करते हैं जहाँ पे जैसे अरेबियन सी या जो बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है रिच माइनिंग रिसोर्सेज। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री, अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें या वेस्टर्न घाट की बात करें, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट की बात करें, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्या देखने को मिल जाएगा, एक घना जंगल देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ से हम टिम्बर, बैम्बू या जो मेडिकल प्लांट्स होते हैं उसकी सप्लाई फॉरेस्ट से करते हैं, तो एक आपको ये देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम माइनिंग और क्वायरिंग की बात करते हैं तो ये आपको क्या है, एक मिनरल रिच देखने को मिलेगा किन किन स्टेट में, जैसे कि अगर हम झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, इसके लिए कोल और आयरन ओर के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या है, जो मिनरल्स है वो मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमें क्या देखने को मिल जाता है, लार्ज स्केल पर मार्बल और लाइमस्टोन देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं पोस्टलिज्म एंड जो एनिमल रेयरिंग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं किन किन रीजन में, राजस्थान के अंदर में, जैसे कैमल्स हो गया, गॉट एंड शिप, या वो एनिमल जो कि ड्राई कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, वो एनिमल आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है वो डायरेक्टली शेप्ड करती है हमारे इंडिया की जो वेरिड जो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करके हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो इसमें हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें आपसे यही पूछा गया था कि आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना था इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है सोलर एनर्जी जनरेशन के हमारी कंट्री के अंदर में। इसमें आपको अपनी कंट्री के बेसिस पे आपको आंसर लिखना था। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोलॉजिकल बेनिफिट के बारे में। अगर हम बात करें सोलर एनर्जी जनरेशन हमारी कंट्री में दोनों बेनिफिट देखने को मिलेगा, बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर हम इकोलॉजिकली बात करें या इकोनॉमिकली बात करें, बोथ लेवल पे हमें क्या मिलता है, बेनिफिट इसके देखने को मिलता है। इकोलॉजिकली बात करते हैं तो किस तरीके से, तो सोलर पावर कहीं ना कहीं क्या करता है, हेल्प करता है इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में, और ये एक रिसोर्स बनता है किसका, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, जो कि रिड्यूस कर देता है जो हमारी इन्वायरमेंट में
जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और जो हमारी डिपेंडेंसी है किस पे, कोल और जो फॉसिल फ्यूल्स पे, तो उसको भी क्या करता है, ये रिड्यूस करने का काम करता है। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, इकोलॉजिकली हेल्प देखने को, यानी कि इकोलॉजिकली बेनिफिट देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन है या एयर पोल्यूशन है, तो इसको कम करने में हमारी कंट्री के अंदर में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम क्लाइमेट गोल की बात करें किसके अंडर में, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में। तो ये चीज मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बता दिया था कि इकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो वह हमारे इन्वायरमेंट के अंदर में जो कार्बन एमिशंस है या एयर पोल्यूशन है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक इकोलॉजिकली हेल्प देखने को मिलेगा। अब हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लार्ज स्केल पर अगर हम देखें तो जो सोलर पार्क है कहाँ पे आपको बदला, ये कहाँ, राजस्थान के अंदर में देखने को मिला, जो कि एनुअली क्या करता है, मिलियन ऑफ टन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्यों, क्योंकि जो राजस्थान के अंदर में बदला सोलर पार्क है वो क्या करता है, और इतने मतलब मिलियंस ऑफ टन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे सालाना यानी कि पूरे एनुअली कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो जो सोलर एनर्जी है वो रिड्यूस करता है कंट्री के इनपुट बिल। अब इनपुट बिल की बात करें, जैसे हम बाहर के देशों से क्या करते हैं, कोल और फ्यूल जो होते हैं हम इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो सेविंग है वो भी हम क्या करते हैं, बचाते हैं। यानी कि अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो जो हमारी डिपेंडेंसी है जो हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम और जो कोल, उससे भी हमें वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। उस जो हमारा जो रिसोर्सेज बाहर जाता है जब हम पेट्रोलियम या कोल को परचेज करते हैं तो उससे भी वो उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। कहीं ना कहीं अगर हम सोलर एनर्जी पावर की बात करें तो वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी काम करता है। कैसे, अगर कहीं पे सोलर प्लानेट लगाना हो या इस्टेब्लिश करना हो तो उसके इंस्टॉलेशंस के लिए जो वर्कर चाहिए, उनके मेंटेनेंस के लिए जो वर्कर चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इन बेसिस पे भी क्या करता है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। फिर इसका आपको बेनिफिट किस में देखने को मिल जाएगा, फार्मर्स में देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें पीएम कुसुम, ये क्या अलाउ करता है कि इसमें सोलर पंप्स का यूज किया जाता है खेत में इंस्टॉलमेंट के लिए, ताकि खेत के अंदर में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है हम किससे पूरी कर सके, सोलर पंप से कर सके, और जिससे हम जो डीजल कॉस्ट है उसको भी हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। तो इस तरीके से वो क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। फिर प्रोवाइड कराता है हमारे लिए एक एक्स्ट्रा इनकम कि यदि हमारे पास बिजली ज़्यादा हो रही है सोलर एनर्जी के बेसिस, सोलर एनर्जी के थ्रू, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आगे उसको बेच सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या बन जाता है, एक एक्स्ट्रा इनकम का भी सोर्स बन जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें जो सोलर एनर्जी है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ बैलेंसिंग इकोलॉजी को प्रोटेक्शन के साथ साथ वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और मेकिंग की पिलर इन इंडिया, यानी कि वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमारी जो इकोलॉजिकली प्रोटेक्शन बैलेंस है उसको भी वो क्या करता है, प्रमोट करता है। और हमारी कंट्री के अंदर में जो फ्यूचर में जो मतलब फ्यूचर में जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको भी कहीं ना कहीं वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते थे, अपने पॉइंट्स के बेसिस पे आंसर को लिख सकते थे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।